Hello, everyone. Welcome to another episode of the WWF India podcast. This is where we focus on people and places and species and spaces. And today I'm very happy to be speaking to my friend and colleague, Dr. Mudit Gupta. Mudit heads our work in the Tarayak landscape. He heads the Uttar Pradesh landscape that is one of the most fascinating, beautiful landscape. It's a transboundary landscape. There's the Tarayak in Nepal and there is the Tarayak in India. And I'm pleased to be speaking to Mudit. A pleasure to be speaking to you, Mudit. As I said, you're both a friend and a colleague, and someone whose work I have respected and learned a lot from. I know we are looking at a very exciting event coming up. इस अगले कुछ महीनों में हम उत्तर प्रदेश वन विभाग के साथ मिलके दुधवा में फ्री रेंजिंग राइनोस की बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी कहानी बहुत लंबी है और मैं शुरुआत इससे करना चाहूंगा। पहले तो ये कि आप अपना परिचय दें और फिर दुधवा में राइनोस के बारे में हमसे बात करिए। शुरुआत कैसे हुई इसकी? सो यश, जैसे कि आपने बताया कि दुधवा जो लैंडस्केप है, दुधवा आपका तराई आर्क लैंडस्केप का एक हिस्सा है। एंड तराई इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड लैंडस्केप जो कि नेपाल के साथ भी कंटिन्यूअस है। यहाँ पे कई इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जैसे दुधवा के अलावा पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, कतरनिया घाट है, और नेपाल में भी आपका शुक्ला फांटा, बर्दिया, चितवन, ये सारे जो है तराई लैंडस्केप के पार्ट हैं, जहाँ पे बहुत शानदार वाइल्ड लाइफ है। और यहाँ पे राइनो भी है, राइनो के अलावा यहाँ पे हाथी और टाइगर भी है। और ये जो पॉपुलेशंस हैं ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ये एक एरिया से दूसरे एरिया में जाती हैं। इंडिया और नेपाल के बीच में भी इनका आवागमन रहता है। तो अगर आप गैंडे की बात करें तो देखिए, गैंडा पूरे तराई में एक समय में पाया जाता था, और तराई ही क्या, ये पूरे गंगा के मैदान में पाया जाता था। जैसे जैसे ये जो ह्यूमन पॉपुलेशन है ये बढ़ी, और काफ़ी कुछ एरियाज थे जिनको कि एग्रीकल्चर में लेना पड़ा, और इस कारण से इनके जो गैंडों के लिए जो नेचुरल हैबिटेट हुआ करते थे वो बहुत कम हो गए। अगर आप कहें तो सिकुड़ के केवल जो आपके प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इन्हीं में रह गए। तो ये गैंडा काफ़ी समय पहले से ही तराई से वापस चला गया। लेकिन 1979 में एक IUCN का जो एशियन राइनो स्पेशलिस्ट ग्रुप का मीटिंग हुआ, उसमें इस बात पर जोर दिया गया कि अगर हमको भारत में राइनो की पॉपुलेशन को दोबारा से बसाना है तो वो सारे इलाके जहाँ पे गैंडे पाए जाते थे, हमको गैंडों को वापस लाना होगा। और दुधवा उस लिहाज से बहुत ही एक आइडियल एक प्रोटेक्टेड एरिया था जिसको कि चुना गया कि जहाँ पे गैंडे को वापस लाया जाएगा। और इसके लिए तमाम प्रयास किए गए सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश वन विभाग की तरफ से। और 1984 में कुछ गैंडों को सबसे पहले आसाम से लाके दुधवा में रखा गया, और उसके बाद अगले साल 1985 में 4 फीमेल राइनोज को 16 हाथियों के बदले में नेपाल से लाया गया, और दुधवा का जो राइनो कंजर्वेशन प्रोग्राम था वो सफल हुआ। हालांकि अगर देखा जाए तो काफ़ी लंबे समय के बाद दुधवा में गैंडे आए थे, इसीलिए इनको एक 27 स्क्वायर किलोमीटर की फेंस में रखा गया ताकि वो सही तरीके से वहाँ की जो आबो हवा है, जो वहाँ पे लिविंग कंडीशंस हैं, उनसे अपने आप को एक्लिमेटाइज कर सकें। आगे बढ़ने से पहले ये तो आपने बताया बहुत अच्छे से हमें कि गैंडे आए कैसे दुधवा में और इसके पीछे की सोच। आप अपना बताइए, आप कब से दुधवा से? जहाँ तक मुझे पता है करीबन 20-22 साल ऊपर से, और आपकी PhD भी वहीं से हुई है दुधवा से। तो आपका अपना इतिहास क्या है दुधवा के साथ, और फिर उसमें आपका रोल कैसे आया गैंडों के संरक्षण में? देखिए, मैं रहने वाला तो मैं उसी जिले का हूँ, लेकिन कुछ ऐसा रहा कि मैं कभी रहा नहीं। मैं कानपुर में पैदा हुआ और फिर स्कूलिंग वगैरह के लिए ज़्यादातर समय बाहर ही बीता। 2004 में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए मैं काम करता था, और उनका एक आउटरीच प्रोग्राम था इन्वायरमेंट एजुकेशन पे, जो कि दुधवा में था। तो इस प्रोग्राम के तहत सबसे पहले मैं दुधवा में आया, और वहाँ पे आके जब मैंने दुधवा को देखा, वहाँ की वाइल्ड लाइफ को जाना, तो फिर वाइल्ड लाइफ के लिए एक लगाव जैसा मेरे मन में आया। अब मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ ऐसा है जहाँ पर बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है। और जितने भी समय मैं वहाँ पे रहा, मैंने देखा कि वाइल्ड लाइफ के लिए आप जब कोई एफर्ट्स करिए तो वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छे ढंग से रिस्पॉन्ड करती है। हालांकि वो टफ एरिया था शायद,
इतनी सुविधाएं वहां पे नहीं थी, छोटा एरिया था। मैं शहर से आया था, मैं पुणे में था उस समय, शहर से आया हुआ था। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, किसी न किसी को तो ये करना पड़ेगा। और उसी समय वहां पे एक लीजेंड हुआ करते थे, श्री बिली अर्जन सिंह साहब, जो कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन दुधवा में बाघ, गैंडे, हाथी और जो भी वाइल्ड लाइफ को उनके संरक्षण के लिए दिया था। तो जब मैं उनसे मिला तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ, और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं यार, आपको ये बड़ा ही नोबेल काम है और आपको करना पड़ेगा। आप बता रहे थे कि जब गैंडे आए, ये नेपाल और असम से आए, और सबसे पहले इनको एक एनक्लोजर में रखा गया, तो ये क्या कारण रहा कि उनको एनक्लोजर में रखा गया, और फिर आगे कैसे इसके बारे में क्या सोच बनी? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि दुधवा में काफी पहले, दुधवा के पूरे जो हमारा गंगा के मैदान है और तराई है, यहाँ पर पहले गैंडे हुए करते थे। लेकिन धीरे धीरे आबादी बढ़ने के साथ में, इनका हैबिटेट कम होने के साथ में, ये धीरे धीरे वहां से चले गए, विलुप्त हो गए। दुधवा के गैंडे को जब दोबारा वहां पे इस आबादी को बसाया गया, तो इनक्लोजर में रखने की मंशा ये थी कि वो वहां के हैबिटेट के साथ में एक्लिमेटाइज करेंगे। और वहां के स्टाफ के लिए भी, देखिए, गैंडा एक ऐसा स्पीशीज है जो कि इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड में भी के लिहाज से भी काफी सेंसिटिव है। तो इसके लिए इनको वहां पे रखा गया कि धीरे धीरे वहां का जो स्टाफ है वो भी जानेगा, और जो भी वहां पे सुरक्षा के संसाधन है उनको हम मजबूत करेंगे। गैंडे भी वहां पे एक्लिमेटाइज करेंगे, चूंकि उनकी भी बायोलॉजिकल नीड है, वो इंटरेक्ट करेंगे, उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। क्योंकि बहुत कम गैंडे वहां से, कुछ गैंडे आसाम से और कुछ गैंडे नेपाल से लाए गए थे। और जैसे जैसे ये आबादी बढ़ती जाएगी, हम उसके बाद में गैंडों को वहां पे फ्री रेंज करना शुरू करेंगे। हालांकि इसमें बहुत समय लगा, बहुत समय तक गैंडे फ्री रेंज नहीं हो पाए। लेकिन बाद में, अब जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वन विभाग ने ये तय किया है, WWF इंडिया भी उसमें पार्टनर है, कि हम लोग अब फेजेज में गैंडे को धीरे धीरे वहां पर फ्री रेंज करना शुरू करेंगे, ताकि उनके ग्रो करने के लिए, उनके रहने के लिए पूरा जंगल जो है वो उपलब्ध हो सके। करीबन 5-1 साल पहले ये हुआ था नहीं कि कुछ 4 गैंडों को एक अलग एनक्लोजर में लेके गए थे, और ये वही था कि जो आपने कहा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, कि पहले ओरिजिनल एनक्लोजर से एक और एनक्लोजर में गए, और अब आप बता रहे हैं कि अब शायद उत्तर प्रदेश सरकार का और वन विभाग का उत्तर प्रदेश में और हमारे सब WWF के साथ मिलके ये एक मन बन गया है कि अब एक कॉन्फिडेंस है कि शायद कुछ ही महीनों में फ्री रेंजिंग भी हो सकते हैं ये गैंडे। तो ये फ्री रेंजिंग का मतलब क्या है और क्या होगा इसमें? देखिए, ऐसा है कि मैंने कहा कि दुधवा का जो भी राइनो पॉपुलेशन था वो एक 27 स्क्वायर किलोमीटर के सोलर पावर्ड फेंस के अंदर था। तो पॉपुलेशन ने अच्छा किया, पॉपुलेशन ग्रो हुई, लगभग 40 के आसपास पहुंची। लेकिन छोटी पॉपुलेशन में रहने के अपने नुकसान भी हैं। एक तो क्या होता है कि इनब्रीडिंग के कारण थोड़ा सा एक जेनेटिक इश्यू आ जाता है। वाइल्ड लाइफ को अगर लंबे समय तक सर्वाइव करना है तो वो उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी होनी चाहिए। तो पॉपुलेशन को इंटरेक्ट करना चाहिए आसपास की पॉपुलेशन के साथ में, जो कि वो एक इंक्लोजर में रहने के कारण नहीं कर पा रहे थे। और दूसरा, एक छोटी पॉपुलेशन में रहने के कारण जो काफ मोर्टेलिटी है, खासकर टाइगर्स के, इस तरह से इश्यूज भी आ रहे थे। तो 2018 में हमने एक दूसरा इंक्लोजर बनाया, जहां पर हमने कुछ गैंडों को ले जाके वहां पे शिफ्ट किया, और वो पॉपुलेशन भी अच्छा कर रही है। लेकिन फिर भी, जैसा कि मैंने कहा, कि गैंडों को रहने के लिए पूरा जंगल उपलब्ध हो, और साथ में जो आसपास की दूसरी राइनो पॉपुलेशन है जो कि नेपाल में है, ये पॉपुलेशन उनसे भी इंटरेक्ट कर सके और जेनेटिक डाइवर्सिटी बनी रहे। इसके लिए ये जरूरी है कि दुधवा के गैंडों को फ्री रेंज किया जाए, जिसके लिए कि उत्तर प्रदेश वन विभाग ने यहाँ पर एक कार्य योजना शुरू कर दी है। और जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश एक अभी पिछले साल भर पहले शायद उत्तर प्रदेश ने पूरा अपना एक राइनो कंजर्वेशन प्लान भी बनाया था। तो जरूर ये जो फ्री रेंजिंग राइनोस की हम बात कर रहे हैं वो भी उसमें बात उठी होगी, और सारी चीजों को लेकर भी कि कैसे उत्तर प्रदेश में राइनो कंजर्वेशन को बढ़ावा मिले। तो ये कमेटी के बारे में थोड़ा, और ये जो प्लान बना था उसके बारे में थोड़ा बताएं। तो देखिए, जहां तक मैं जानता हूं, उत्तर प्रदेश इज वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स जिनके पास में अपना एक राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी है। और ये निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वन विभाग की जो गंभीरता है राइनो कंजर्वेशन को लेकर, उसको दर्शाता है। तो उत्तर प्रदेश के पास में अपनी एक 10 साल की स्ट्रेटेजी है, और उसके बेसिस पे इनके पास एक 10 साल का एक्शन प्लान है। उसी एक्शन प्लान के तहत दुधवा के जो गैंडे हैं उनको फ्री रेंज किया जाना है। और इसके साथ ही और भी कुछ हमारे संभावित क्षेत्र हैं जहां पर हमको गैंडों को पुनर्वासित करना है। इसमें कतरनिया है, पीलीभीत है। तो ये जो है आपकी, ये जो उत्तर प्रदेश का जो राइनो विजन है या उत्तर प्रदेश का जो राइनो एक्शन प्लान है, उसी का ये हिस्सा है। और जिसके क्रियान्वयन में WWF इंडिया
भी एक पार्टनर है। ये और बहुत अच्छे मुद्दे। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि स्टेट के पास में इन सारी ये जो एक्शन प्लान है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सुरक्षित धनराशि है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। I'd like to acknowledge Mudit's presence and thank him. There are other colleagues who have also contributed significantly to the rhino conservation program, as well as the broader Tarayak landscape conservation program of WWF India. There are other organizations that are also involved, and especially the Forest Department in Uttar Pradesh, the government of Uttar Pradesh, and the Ministry of Environment and Forest Climate Change, Government of India. Thank you, everyone, for joining us. I hope you enjoyed the podcast. We appreciate your joining and listening in and supporting the conservation initiative by WWF India. You can tune into this and other podcasts related to our conservation work on the YouTube channel of WWF India. Please do that. Look forward to more such episodes and to more of you joining us. Thank you so much.